हो गया है तो अभी आपको लिंक भेज दूंगी। प्रेमचंद वैसे मैंने डाल दिया है लिंक में, पर आप बताइए किस पर चर्चा की जाए। तीनों पेपर में से मैं उसी पे ही चर्चा कर दूंगी सर। ऐसा कोई पर्टिकुलर विषय हो, टॉपिक हो जो आपको ज्यादा पहले मतलब आज की क्लास में डिस्कस करना हो तो वो रखें, तो हम उस पर बात करेंगे। बोले विकास, याशी, मधु, चांदनी, कविता, इस पर बात। हाँ जी बोलिए मधु। मधु यस मैम। बोलो बोलो, बात की जाए। मैम 1 मिनट बता रही हूँ। प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास आपने पढ़ ही लिया होगा। पिछली से पिछली कक्षा में मैंने इसके बारे में बात करी थी कि उपन्यास का टेक्स्ट मूल आपको पढ़ना ही चाहिए, तभी आप उससे ज्यादा परिचित हो पाते हो उनके सभी। मैम हाँ जी मैम सेवा सदन का परिवेश ये समझ में नहीं आता मुझे। यस मैम। देखो मैं आपको बता रही हूँ, उपन्यास हो, कहानी हो, हिंदी गद्य की कोई भी विधा हो, और उस विधा के जो मैंने बताए थे आपको तत्वों की जो तत्व होते हैं, उन तत्वों में से एक तत्व ये कौन बीच बीच में ऐसे कर रहा है। एक तत्व होता है परिवेश। परिवेश का मतलब है कि किस परिवेश में, किस वातावरण में, किस देश काल में रहकर उस रचना की को बुना गया, उस रचना को बुना गया। सबसे सटीक सबसे पहला जो पॉइंट है ये है कि उसमें किस एक शहर की, किस एक देश की काल की बात की गई है, उस आसपास का वातावरण फिर कैसा। अब देश की बात होगी, जगह की बात होगी, उसके बाद फिर उसमें कौन से कौन सी व्यवस्था है, मध्यम है, उच्च है या निम्न है, इस तरह की व्यवस्था है। परिवेश की बात कर रही हूँ, कौन सा परिवेश वहां पर परिवस्थित रूप से दिखाया गया। अगर वो बात हो जाए तो उसके बाद फिर क्या आएगा कि वहां पर समय सीमा क्या है, दिन है, रात है, इस तरीके से लेकर। अब कई बार क्या होता है, कई उपन्यास होते हैं सुबह से लेकर शाम तक चलते रहते हैं और वास्तविक रूप से क्या होते हैं, उनमें कहीं भी विराम नहीं आता। एक बात बताई गई, बस सोचता रहता है और बताता रहता है। मूल रूप से वहां पर वो क्या है, वो अपनी सोच को हमारे सामने प्रस्तुत करे जा रहा है। वो कभी भी दिन से शाम ही नहीं हुई है ना, जब हम अपने कथ्यों को बताते हैं। तो यानी वो एक ही जगह पर रहकर, एक ही शैली में, एक ही वाद संवाद कर बात कर रहा है। इसको हम एकलाप्य भी कहते हैं। ये तो अगर हम सेवा सदन की बात करें तो सेवा सदन में आप देख रहे हो कि इतने सारे जो उसने उजागर करी है समस्याएं और उनसे पात्रों को जोड़ा है, चाहे वो गजाधर हो, चाहे पदम सिंह हो, सदन सिंह हो, इन सबके पीछे जो उनका समाज दिखाया गया है और जो प्रसंगों और चरित्रों की सृष्टि करी गई है, वो वास्तविक रूप से एक सामान्य
और सामान्य से परिवेश में रहकर ही की गई है। अब हम यहाँ पर अगर समस्याओं को देखें तो परिवेश पर किसी पर्टिकुलर एक शब्द पे प्रश्न नहीं आएगा मधु, ये आएगा तो तत्वों की समीक्षा करो तो उसमें एक परिवेश शब्द होगा, उसमें परिवेश क्या, पहले तुम ही बोलो मधु। मैम वो ऐसी माइक ऑन हो गया था, बोलिए मैम। एक किसी परिवेश को लेकर है कि वास्तविक रूप से सामाजिक रूप रखन, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना कैसी है। अगर हम सेवा सदन की बात कर रहे हैं तो वो एक साधारण से समाज के, एक मध्यम वर्गीय समाज के बीच की समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। क्या बेमेल विवाह, हम उच्च स्तर में निम्न स्तर की बात नहीं कर, ये सामान्य से स्तर की बात है कि सामान्य स्तर पर ये समस्याएं ज्यादा प्रचलित हैं, इसीलिए इसका परिवेश भी सामान्य रूप से सामान्यता और मध्यम वर्ग पर ही ज्यादा आंका जाता है। आप जब इनके तत्वों की समीक्षा करोगे तो परिवेश में इतना ही बताओगे, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा यही बता सकते हो कि हमारे इनके जो जितने भी पात्र हैं वो हमारे अंदर, हमारे जो उपन्यास के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को उद्धृत कर रहे हैं, सामाजिक संस्कारों को उद्धृत कर रहे हैं, वो हमारे समाज की द्वंद्वात्मक गति को, उसकी समस्याओं को, उसकी सच्चाई को, उसके प्रसंगों को, उनके चरित्रों को हमारे सामने अपने अपने कथानक के हिसाब से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, समस्या समाज में थी उस समय, समस्या समाज में ये वाली भी थी कि एक स्त्री को नीची नजरों से, मतलब एक नीचा आंका जाता था, लिंग भेद था, उसे भोग्या समझा जाता था, दहेज प्रथा बहुत ज्यादा थी, बेमेल विवाह बहुत ज्यादा था। समाज की जो स्थिति थी वो एक दुष्चरित्र के रूप से थी। वास्तविक रूप से देखा जाए तो सभी को समानता नहीं प्राप्त थी। तो इन समस्याओं के बीच समाज ने कैसे अपनी व्यवस्था को स्थापित किया है, ये इसकी बात है। और ये कभी भी सिर्फ परिवेश पर रहकर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, परिवेश समस्याओं के इनके तत्वों के रूप में ही पूछा जाएगा, अलग से नहीं पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखो। और उसमें ना केवल परिवेश होगा, उसमें आपका संवाद भी होगा, पात्र चरित्र चित्रण भी होंगे, उद्देश्य भी निहित होगा, भाषा भी निहित होगी, शैली भी निहित होगी, मूल रूप से सारी चीजों, और कथानक, उस कथानक का मूल रूप भी उसमें समाहित होगा, तब जाकर वो मूल रूप से पूरा उसका व्यवहारिक बनेगा। संरचना अगर इसकी कहे तो संरचना शिल्प भी उसमें जोड़ा गया है। संरचना शिल्प यानी उसको कैसे सुदृढ़ किया गया है। संरचना किसकी? उपन्यास की। शैली कैसी है, भाषा कैसी है, संवाद कैसी है, ये उसमें से प्रश्न बना सकते हैं, संवादों पे बना सकते हैं, चरित्र चित्रों पर बना सकते हैं, कथानक बताइए, कथा सार बताइए सेवा सदन का, उसका उद्देश्य बताइए, उसकी मूल संवेदना व्यक्त कीजिए, और उसका परिवेश बताइए। इससे संबंधित प्रश्न मैंने नहीं देखे, पर अगर आ भी जाए तो भी आपको कहूंगी कि परिवेश को बताते हुए बाकी सारी चीजें भी आपको बखूबी बतानी ही पड़ेगी, वो साथ साथ चलेंगी, क्योंकि कोई भी परिवेश तभी तो बताया जाएगा जब उस समय में कोई घटना हो रही है। बिना घटना के परिवेश भी नहीं चलता है, ये मेरा मानना है, और वास्तविक रूप से आपको भी मानना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ हो, और अगर मैं परिवेश की बात करूं तो परिवेश ये भी कहा जा सकता है कि कौन से परिवेश, पूरी परिकल्पना क्या है उस उपन्यास की, कौन कौन सी समस्याएं, और मूल रूप से कौन बीच में है जिसके चारों तरफ की समस्याएं और वातावरण घूम रहा है। तो इसके लिए एक मूल आप वो भी तैयार कर सकते हो कि किस प्रकार से वो जो सेवा सदन है, जो उपन्यास है, वो स्त्री जीवन के दुखों को दिखा रहा है, उसके संघर्षों को दिखा रहा है। तो क्या कहेंगे, इसके परिवेश के मध्यम में कौन है? स्त्री है। इसके परिवेश के मध्यम में एक स्त्री है, स्त्री के चारों ओर ये उपन्यास घूम रहा है, स्त्री की समस्याओं को ये बता रहा है। तो आप इस तरीके से भी इस मापदंड से, दृष्टिकोण से भी अपने उत्तर को लिख सकते हो, बता सकते हो कि भारतीय समाज में स्त्री की जो बहुविध चित्रण है, दहेज के प्रति, बेमेल विवाह के प्रति, भोग्या के रूप में, अन्य किसी भेदभाव के रूप में, उन सब के रूप परिवेश के अंदर, इस उपन्यास के परिवेश में हम ये सारा रूप घूमते हुए देखते हैं, बारंबार देखते हैं, जिसके बीच में, जिसके सेंटर में
हमें एक स्त्री नजर आती है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तुतः इसमें जो पूरा जो दिखाया गया है, जो परिवेश है, वो मूल रूप से एक स्त्री के व्यक्तित्व को बारीकी से, परिपूर्णता के साथ, परिस्थितियों के साथ, वातावरण में रहते हुए, कथानक की घटनाओं के साथ घटित होते हुए, कल्पना के पट पर भी संवादों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करता है। फिर आप इतना बताओगे कि आपने ये बता दिया कि परिवेश क्या है, फिर आप आगे कहानी ही बताओगे ना उसकी, कि उस कहानी में क्या मूल है, उसका वर्णन करो। फिर आप कहानी को लेकर चलोगे, कहाँ पर इस तरीके से आपको स्त्री बीच में दिखती है, कहाँ पर घटना आपको उसके चारों ओर घूमती हुई नजर आती है। फिर वो तथ्य उठा के आप उस कहानी में आगे अपने उत्तर में बढ़ाते चलोगे, और ये तथ्य आप पॉइंट के फॉर्म में बनाओगे तो बहुत अच्छा और बेहतर उत्तर बना पाओगे। पर जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे नहीं लगता परिवेश जैसे प्रश्न को एक सिंगल प्रश्न के रूप में पूछा जाए। हाँ, किसी के साथ समूहित रूप में वो आएगा ही, तत्वों के में आएगा ही, पर अलग से मेरे को नहीं लगता पूछा जाएगा। पर ठीक है, आप उसकी तैयारी करो कि अगर आ भी जाता है तो हम कैसे उसको लिखें। ठीक है, इसके अलावा कोई और प्रश्न है कि मैं अपनी तरीके से कुछ भी कराऊं? मैं थोड़ा करबला नाटक के बारे में जानना चाहती हूँ कि तुमने उसको पढ़ा है तो आपने क्या उसको महसूस किया है। कोई बता सकता है करबला के बारे में मुझे? मैं रोज सबको बताती हूँ, आज मुझे बताओ। विकास, तुमने पढ़ा है करबला नाटक? मैम, करबला नाटक में ये बताया गया है कि सामाजिक एकीकरण के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया गया है कि जो हिंदू हो और या कोई मुसलमान हो मैम, जैसे हमारा जब भारत आज़ाद होना था उसके लिए जो ये द्वंद्व हो रहे थे बीच में धार्मिक, इस करके इन्होंने सामाजिक एकीकरण के ऊपर ये प्रकाश डाला है कि जो मुस्लिम है, इस्लामिक है, जिसमें उनके उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है करबला नाटक में। उनके जो मानने जिनको वो मानते आ रहे हैं, जिनके वो संप्रदाय से चलते आ रहे हैं, उनको उस हिसाब से उनकी जो उत्तरदायित्व है, उनके जितने भी इस्लामिक है, उनके जो अलग अलग से शिया सुन्नी का मैम अलग अलग देखा जाए, अंतर देखा गया है। तो मैम इसमें उस्मान है जो ऐसे इसमें करबला के बारे में बताया गया मैम, जिसमें प्रकाश डाला गया कि सामाजिक एकीकरण देखा गया, प्रकाश डाला गया कि जहाँ पे अंतर्युद्ध हो रहे हैं, धार्मिक कट्टरतावादी हो रही है, उसमें एक दोनों में एकीकरण देखा गया मैम। जैसे कि देखते आ रहे हैं सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, वही मैम प्रकाश डालने का प्रयास किया। बिल्कुल विकास, तुमने बिल्कुल सही सटीक बताया और मैं भी विकास की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। पर अगर आपको एक और बात की और इसका बताऊं कि इसमें मुझे पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, हम अभी जैसे कुछ जो हमारे अभी हाल फिलहाल जो कुछ घटनाएं हुई हैं, या करबला जब नाटक लिखा गया था, जब उस समय जो हमारी मुस्लिम साम्राज्य समाज के प्रति जो हमारी धारणा थी, वो वास्तविक रूप से इस नाटक को पकड़ने के बाद थोड़ी सी बदलती नजर आती है। उसमें लगता है कि हाँ, कि कोई मतलब मुस्लिम धर्म में शहादत की जो अवधारणा है ना, उसको कैसे उजागर किया गया है, कि वास्तविक रूप से वे भी किस प्रकार से, देखो इंसान है, धर्म कोई सा भी हो, अब आप खींचकर उसे दूसरे धर्म में ले जाओ, कोई मान्यता उसके लिए बनाओ, फिर भी हमारे जैसे ही है। मेरा मानना है कि हमारे जैसे ही है, बट कुछ ही होते हैं जो उग्रवादी, जो उस पूरी कौम को बदनाम करते हैं। मेरा मानना ऐसा है। और वास्तविक रूप से हमारे ऐसे कई पुराने शासक हुए हैं जो कुछ मुस्लिम थे तो कुछ बहुत ज्यादा आतंकवादी टाइप के थे, और कुछ थे जो बहुत ही ज्यादा निर्दयी थे, दयावान थे। तो इनसे हमें क्या पता है कि ये पता चलता है कि जो हमारा इस्लाम धर्म है ना, जब हम इस्लामिक कृतियों को देखते हैं, उनके कृत्यों को देखते हैं, मुसलमान का जो नारा लगता है, उनकी अल्लाह अल्लाह की जो नारे, उनकी जो ऐसी दूषित घटनाओं को देखते हैं, तो हमारा मन कहीं तरह ऐसा होता है, भाई मुसलमान है, ये भी ऐसा ही होगा। नहीं, यहाँ पर ये सोच बदलने का पूरा प्रयास किया गया है कि ये तो सिर्फ दिमाग में होता है, और ये दिमाग में ना केवल मुसलमान के हो सकता है, हिंदू के भी हो सकता है, सिख का भी हो सकता है, वो भी उग्र हो सकता है। तो वास्तविक रूप से यहाँ पर इमाम हुसैन की, आपने पढ़ा भी होगा, एक शहादत की कहानी को मार्मिक ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। एक मैं तो कहूंगी उस समय अगर प्रेमचंद ने एक इस्लाम धर्म के व्यक्ति के बारे में फेवर लेकर उसके बारे में कुछ लिखा है, तो ये एक तरीके से उस समय भी बहुत बड़ी बात रही है।
उस समय आप देखोगे तो हमारे यहाँ मुगलों का ही साम्राज्य था और वो मूल रूप से हमारे लिए 100% तो हमारे फेवर में नहीं। यहाँ पर नाटक इस्लाम धर्म में त्याग, समर्पण, शहादत की भावना को दर्शाता है। ऐसा धर्म जिसे आज सारा भारत कहता है कट्टर धर्म है, जिसमें कोई दया भावना नहीं है, हीन नहीं है, वो धर्म त्याग भी कर रहा है, समर्पण भी कर रहा है, शहादत भी दे रहा है। वास्तविक रूप से इस नाटक में 7वीं सदी में इमाम हुसैन के नेतृत्व में करबला के मैदान में यजीद के खिलाफ हुए युद्ध की कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और उस कहानी में इमाम हुसैन ना केवल बल्कि के पूरे परिवार का बलिदान दिखाया गया। एक मुसलमान के खिलाफ दूसरा मुसलमान है और युद्ध है। ये एक बड़ी कहानी है ना। मूल रूप से यानी अगर कोई मुसलमान है या कोई भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म का है, अगर वो अन्यायपूर्ण शासन प्रणाली, शासन का विद्रोह करता है, विरोध करता है, सच्चाई पर खड़ा रहता है, तो ना केवल वो ये इस अपने ही लोगों का विरोध कर रहा है बल्कि वो उस व्यवस्था का विरोध कर रहा है। ये लोगों को समझना चाहिए। तो आप ये सोचो कि हम सोचे कि ये सारे मुसलमान तो आपस में एक होते होंगे, ये तो भाई भाई होते, पर लड़ाई तो उनमें भी होती है। आप देखते ही हो, आपने प्रेमचंद की कितनी कहानियां ऐसी पढ़ी हैं जिसमें आप देखते हो कि एक दूसरे से लड़ता है ना, और धर्म उनका मुसलमान है। तो इसी तरह से मेरे को इसका निचोड़ यही लगता है कि इस्लाम के अनुयायियों का भी समाज के सामाजिक स्तर पर, सच्चाई के स्तर पर अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध आवाज उठाने, खड़े रहने की हिम्मत होती है। करबला की जो लड़ाई थी वो इराक जो जगह है, इराक का एक, तो वहां पे करबला एक ऐतिहासिक पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है जो बगदाद से लगभग थोड़ा कुछ दूरी पर है। वहां पर इस्लाम के अनुयायी आते हैं, धार्मिक युद्ध होता है और उसी युद्ध का वर्णन यहाँ पर बताया गया है, जो कि मैंने आपको बताया ही है, किसके, इमाम हुसैन का यजीद के खिलाफ। यजीद एक क्रूर इंसान है और इमाम हुसैन उसके अन्यायपूर्ण व्यवहार का वर्णन भी करता है, विरोध भी करता है। मुस्लिम धर्म में अगर कोई व्यक्ति किसी शहादत देना चाह रहा है, शहादत मतलब पूर्णता की बड़ी वास्तविक रूप से ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे कर्म सबके लिए ही ये विरुद्ध है, ये न्यायपूर्ण है, उस शैली का जो विरोध कर रहा है, यही मैं कहूंगी इसमें एक बहुत बड़ी बात मुझे नजर आती है। और तो इस कहानी पढ़ोगे तो इसके बारे में आप जानोगे ही। इसमें भी इसकी अंतर वस्तु के अंतर्गत 2 आते हैं। एक इसका विचार पक्ष यही है। एक अच्छा विचार पक्ष की बात करूं तो क्या विचार आएगा आपके दिमाग में इससे संबंधित, कि क्या इसमें विचार नहीं है? नाटक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले तो ये बताओ सारे। यस मैम। पढ़ा है। अच्छा, तो इसके पहले अंक में क्या आता है? पहला अंक और दूसरे अंक पे क्या आता है? वास्तविक रूप से इनका एक आपसी बातचीत शुरू हो जाती है कि कुछ हिंदू पात्र होते हैं, कुछ मुस्लिम पात्र होते हैं, कुछ अपने आप को बाबा हुसैन समर्थक बताते हैं, कुछ अपने आप को महाभारत के युद्ध से जोड़ते हैं, अश्वत्थामा के वंशज बताते हैं। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों का मिलाकर प्रेमचंद ने इस नाटक को तैयार किया है। और वास्तविक रूप से इसका जो मर्म है वो हमें यही समझ में आता है कि तलवार के आतंक और दौलत की ताकत, इससे बहुत से लोग याजिद के समर्थक, यानी याजिद कौन था? मूल मैं कहूंगी इस कहानी का में मूल विलन, और वास्तविक रूप से विलन है तो विलन के समर्थक भले ही मन से ना हो, पर वो है कि सत्ता के लोभ में और धन के लालच में वो उसके साथ खड़े हो ही जाते हैं। तो उसके ऊपर उसके पास क्या है? बहुत ज्यादा समर्थक हैं। और एक पात्र अलग है जो अभी नाम लिया था मैंने जिसका, वो था मोहम्मद, इमाम हुसैन। वास्तविक रूप से वो उसके खिलाफ होता है। क्यों?
क्योंकि हुसैन उसकी जो मुसलमानों के प्रति, देखो मुसलमान है और मुसलमानों के प्रति ही दुश्मनी रखता है, मुसलमानों के प्रति ही वो उनकी उनकी मौत करने से, उनको मृत्यु देने से भी वो, उनको अन्याय करने से, उनका 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 हक हनन करने से भी वो बिल्कुल भी नहीं डरता है। इसीलिए यहाँ पर हुसैन ने उसका विरोध करना शुरू किया और अपने साथ सभी अपने भाइयों को खड़ा किया। देखो उस नजीद ने सलाह दी है, मेरा वतन कुफा है और मैं कूफियों को खूब जानता हूँ, उन पर सख्तियां आप हुसैन को बुला रहे हैं, हुसैन कुफे में दाखिल हो गए हैं तो फिर आप हमेशा के लिए इराक से हाथ धो बैठो। मतलब देखो उसकी बात देखो कैसी, जैसे ही वो बोलते हैं उसी लैंग्वेज में लिखा गया है प्रेमचंद द्वारा कि मतलब अगर आप हुसैन का साथ देते हो, हुसैन के साथ खड़े होते हो तो आप इराक से हाथ धो पड़ोगे, क्योंकि इराक जो कि तुम्हारी धार्मिक पवित्र करबला भूमि पर तुम अपना जीवन जीना चाह रहे थे, वास्तविक रूप से आप उससे हाथ धो बैठोगे। तो कृपा करके आप उसका साथ ना दो। यजीद इस बात का समर्थन करता है और उनको एक तरह से भाव से तर्कपूर्ण चेतावनी दे देता है, जिसके द्वारा सभी आहत हो जाते हैं। करबला में यजीद की जीत हुई और हुसैन शहीद हुए, ये अंतिम बात है कि यजीद की जीत हो गई थी और हुसैन शहीद हुए, पर दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं थी जहां पर उसकी हार होने पर, उसकी मृत्यु होने पर भी उसके मुद्दे को सर्वोपरि रखा गया। वास्तविक रूप से हुसैन ने जो अपने ही कौम के व्यक्ति के खिलाफ, उसके अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ एक शक्ति पैदा करी कि भाई अगर आप सिर्फ ये सोचकर कि ये हमारी कौम का है और उसके अन्यायपूर्ण व्यवहार को सहते चले जाओ तो ये आपके लिए निरर्थक है, बेकार है। आपको अपनी जीवन शैली में सुधार लाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हो अपनी कौम का और उसको आप छूट दे दोगे वो कुछ भी कर सकता है तो ये निरर्थक बात है, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। तो ये मूल रूप से आपको पता चलेगा। और भाव पक्ष की बात करें, ये तो उसका था विचार पक्ष कि विचार क्या थे उसकी, और भाव पक्ष की बात करें तो भाव में हम कह सकते हैं कि नाटक का जो नायक था मूल रूप से हुसैन ही था और वही शहीद हो जाता है। वो शहीद नहीं होना चाहिए था, है ना। उसका शहीद होना या उसकी हत्या होना जो भी हुआ वो वास्तविक रूप से अत्यंत दुखांत है, और कोई भी नाटक दुखांत हो ये एक पाठक को थोड़ा सा बेचैन कर देता है। उसका सुखांत होना चाहिए। पर यहाँ पर सुख की एक बात, दुख तो ये है कि वो मर गया, पर सुख ये है कि बात ये है कि वो जो ज्वाला थी, जो वो बात कहना चाहता था, जिस तर्क के लिए वो लड़ रहा था, वो वास्तविक रूप से लोगों के मर्म में समझ में आ जाती है। एक ये भाव वो छोड़ जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि पीड़ादायक और हास्य, पीड़ादायक इसकी मृत्यु है। यह कहते कई बार मूर्खतापूर्ण बात करी है, उसने अपने ही लोगों के खिलाफ तलवार उठा ली, पर वास्तविक रूप से उसने अपने लोगों के खिलाफ नहीं, उसने अन्याय के विरुद्ध तलवार उठा ली। इसके अलावा और कुछ और किसी में पढ़ना चाहते हो, इसमें आप इसके सारांश में ये पॉइंट्स बना सकते हो बच्चों। आप लिख सकते हो इसके ये करबला नाटक के कथा सार में या इसकी मूल संवेदना में आप ये पॉइंट बना सकते हो। इमाम हुसैन का प्रतिरोध आप बता सकते हो। इमाम हुसैन का प्रतिरोध लिया गया, प्रतिरोध किससे लिया, क्यों लिया, ये बताओगे। करबला की लड़ाई किसके बीच हुई और उसमें कौन शहीद हुआ। त्याग और शहादत की बात कौन कर रहा है और किस धर्म के व्यक्ति के लिए कर रहा है। इमाम हुसैन ने त्याग, समर्पण, शहादत की भावना को प्रेरित किया और इस्लाम धर्म के लिए महत्वपूर्ण बताया। उसने बोला कि आप इस्लाम के हो इसीलिए आप क्रूर हो, लोगों को दबा सकते हो, ये सही नहीं है। इसलिए आपके अंदर त्याग की भावना और समर्पण की भावना और शहादत की भावना भी होनी चाहिए। तो त्याग, शहादत लिख सकते हो। यजीद की क्रूरता का वर्णन कर सकते हो, कितना क्रूर था अन्यायपूर्ण व्यवहार के लिए। उसने क्या क्या जो उसने बताए होंगे थोड़े डायलॉग्स, वो भी आप इसमें लिख सकते हो। उसकी बोली, उसके किए गए कृत्य। मुस्लिम धर्म में शहादत, मुस्लिम धर्म में शहादत की जो धारणाओं को उजागर किया गया है उसके बारे में बता सकते हो कि इस्लाम धर्म के जो मूल्य हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म के मौलिक बोध होते हैं,
सामाजिक मूल्यबोध होते हैं, ऐसे ही उनके भी मूल्यबोध होते हैं, जिसमें शहादत भी को भी एक मूल्य के रूप में उजागर किया गया है, जिसे ज्यादातर मुसलमान नजरअंदाज कर जाते हैं, जो उन्हीं के ही ग्रंथ में लिखा हुआ है। वास्तविक रूप से इसकी बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स के रूप में अगर जब आप अपनी बातें बताते हो, तो वास्तविक रूप से ये एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा हाँ, करबला के बारे में अगर थोड़ी और बातें बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐतिहासिक यूं, क्योंकि दो धर्म के लोग, एक ही धर्म के लोग जो आपस में भाई भाई होने का दावा करते हैं, वे लड़ रहे हैं। धार्मिक है क्योंकि धर्म से संबंधित है। 1924 में लिखा गया है। भारत के तेज होते स्वतंत्रता संग्राम में के बीचों बीच 24 का बात समझ रहे हो ना, जब स्वतंत्रता संग्राम भी बहुत तेज हो रहे थे और भारतीय समाज हिंदू मुस्लिम वैमनस्य दोनों खत्म हो रहा था, बिल्कुल खत्म हो रहा था, और वो चिंतित रहते थे कि कब कौन सी कौम भड़क जाए। वे सोचते थे कि राजनीतिक आजादी तभी मिल सकती है जब हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े, और यहाँ पर तो मुस्लिम हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। जब दिमाग में ये बात है फिर भी आपस में लड़ रहे हैं, तो ये एक मूल रूप से उद्देश्य यहाँ पर देखने को मिलता है कि इससे निपटने के लिए लिखा गया। नाटक का क्रम देखें तो नाटक के क्रम में हम प्रेमचंद का जो प्रसाद युग है, मैंने जैसा बताया कि 1926 में लिखा गया, तो प्रसाद जी का मूल रूप से यहाँ पर आना और युग निर्धारण करना और अपनी हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को लेकर तमाम लेखकों को प्रेरित करना, इस तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है। फिर आप इसके डायलॉग्स को याद रखो। जैसे अब इसके उद्देश्य कहूं तो मूल रूप से आप लिखो सारे, यजीद के रूप में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को इंगित करना, ये पॉइंट बनाकर दे रही हूं, करो। यजीद के रूप में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को इंगित करना, ये इसका उद्देश्य था, यही है ना। यजीद क्या कर रहा था? अंग्रेजी शासन व्यवस्था का समर्थन कर रहा है, उसी को इंगित कर रहा है, अपने लोगों को मार रहा है। अब जैसे कि अपने लोगों को वो अपने अगर उनके अनुसार नहीं चल रहे तो उनको मारने का प्रयास कर रहा है। तो यजीद के रूप में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को इंगित किया गया है। जैसा यजीद कर रहा है वैसा ही अंग्रेजी सरकार भी कर रही है। सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना, करबला में ये बात पैदा बताते कि एक ही कौम के लोग आपस में सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो सद्भाव चाहते हैं, समानता चाहते हैं, एक दूसरे को समाज के लिए मरने मिटने की बात कर रहे हैं, ना कि आपस में एक दूसरे को लूट खसोट करने की। तो यहाँ पर वो सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म में त्याग और शहादत की उच्च सहायता से परिचित करवाना चाहते हैं कि मुस्लिम जो धर्म है वो सिर्फ कट्टरता के लिए, कट्टरपंथी के लिए नहीं फेमस है, बल्कि उसमें त्याग की भावना भी है, शहादत की भावना भी है और समर्पण की भावना भी है, उससे परिचित करवाना, ये भी एक उद्देश्य रहा है इसका नाटक का। यजीद की क्रूरता से परिचित कराना, बिल्कुल यजीद की क्रूरता और उसकी राजसत्ता से, उसके शासन करने के तरीकों से हमें परिचित कराना, और मुस्लिम महिलाओं में त्याग, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा की भावना का दर्शन करना, उसका दर्शन करना। वास्तविक रूप से उनकी महिलाएं इस स्तर पर बहुत ही उच्च स्तर में देखी गई हैं, जिन्होंने अपने त्याग, समर्पण, अपने लोगों के अनुसार काम करना और उन्हीं के अनुसार कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। कर्तव्य परायणता, वास्तविक रूप से ये कर्तव्य उस समय लोगों का था कि अगर हम अपने ही लोग हमारे से अगर गलत व्यवहार कर रहे हैं या समाज विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो ना केवल ये सोच के कि वो हमारी ही कौम का है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, जाने दो, नहीं, देश विरुद्ध किसी भी काम को है तो अपनी कर्तव्य परायणता को पहचानना, उसके बारे में कोई भी छोटा या बड़ा काम या व्यवस्था को हल्के में नहीं लेना। अगर यजीद के रूप में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को इंगित किया गया तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि मुंशी प्रेमचंद ने यजीद के रूप में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को इंगित किया गया। वास्तविक रूप से यजीद जो था, जैसा क्रूर था, जैसी तानाशाही कर रहा था, सेम वैसी अंग्रेजी कर रहे थे। अगर मैं आपको यहाँ उदाहरण के रूप में बताऊं कि आप अंग्रेजी शासन व्यवस्था को समझने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का वो अंधेर नगरी नाटक पढ़ते हो, तो अंधेर नगरी नाटक में भी वो जो अंधेर नगरी का जो राजा है उसको भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था के ही तर्क में, व्यंग में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है।
कि वो ऐसा है, वो किसी भी तर्क को समझ ही नहीं पा रहा है, वो तो एक मूर्ख की भांति है, बस सत्ता में उसकी शक्ति है तो इसीलिए वो अपने अनुसार काम कर रहा है। तो वही काम यजीद का भी है कि वो अंग्रेजी शासन खिलाफ, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अनुरूप है, बिल्कुल उसी तरह से क्रोध और अनीति, अनुशासनहीनता फैला रहा है, और उसी के विरुद्ध हमें आवाज उठाने की जरूरत है। राजसत्ता पूरी तरह से निर्दयी, भावना शून्य और निर्कुंश होती जा रही है। ये उस समय की अंग्रेजी शासन व्यवस्था को इंगित कर रहा है कि वो बिल्कुल कैसे हो रही है, शासन विहीन हो रही है, निर्दयी हो रही है, भावना शून्य हो रही है, निर्कुंश हो रही है। धार्मिक आचरण के कोई मायने नहीं रह गए हैं, धार्मिक आचरण के कोई भी मायने नहीं रह गए हैं यजीद के समय में है। धर्म की बढ़ती ताकत भयभीत करने लगी है, धर्म की बढ़ती ताकत भयभीत करने लगेगी। वास्तविक रूप से ये धर्म के रूप में बढ़ रहे हैं और अपनी क्रूरता को अपने इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके जो लोग हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये गलत था। राज सत्ता का चरित्र धर्म सत्ता से बिल्कुल उलट और विभिन्न था। यहाँ पर अगर आप देखोगे करबला के में, तो राज सत्ता का जो चित्र है वो धर्म सत्ता से बिल्कुल ही उलट पलट है। दोनों में वास्तविक रूप से बहुत भेद नजर आता है। तो ये मूल रूप से मैं कहूंगी मुस्लिम धर्म में त्याग शहादत की बारे में बताने की और यजीद की क्रूरता को प्रदर्शित करने की, महिलाओं के समर्पण को बताने की एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसे सबको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें इसका पेपर देना है ना। वास्तविक रूप से इसे पढ़ें। इसके अलावा कोई और है? हाँ विकास बोलो। मैम जैसे करबला नाटक की चारित्रिक चित्रण की विशेषताएं आएगी मैम, तो उसमें हमें इमाम हुसैन के बारे में लिखना है और किसी और के अलावा के लिखना होगा? नहीं, तुम बता सकते हो, इसमें यजीद का भी बता सकते हो कि वो कितना क्रूर था, उसके बारे में लिख दो। और अगर आपसे किसी का नाम नहीं पूछा गया, चारित्रिक विशेषताएं पूछी गई हैं, तो आप सारे पात्रों को लिख दो जितने भी आपने उसमें पढ़े हैं, और एक एक पैराग्राफ लिख दो जिसमें उनके बारे में आप उनके व्यवहार और चरित्र के बारे में बता दोगे। या ऐसा कर सकते हो, यजीद एक महत्वपूर्ण है और हुसैन एक महत्वपूर्ण है, इन दोनों के बारे में लिखकर फिर जो आपके गौण पात्र थे उनके नाम लिख दो। ठीक है विकास? मैम ठीक है मैम। एक सुमन की बहन शांता का चरित्र चित्रण के बारे में थोड़े से गुण बता दीजिए मैम, शीर्षक अनुसार। ये कहाँ पे? इसी में ही, करबला में ही है मैम। ये सुमन की सखी होती है, बहन होती है, शांता नाम से। देखो मैंने आज नहीं पढ़ा था उपन्यास, पता नहीं कब पढ़ा था, तो मुझे इतने बारीक से गौण चरित्रों के बारे में नहीं जानकारी। मैं तो मूल इसका कद से बता सकती हूँ ना, वही मैं आपको बता रही हूँ। कहाँ पे पढ़ा है मुझे बताओ जरा, क्या नाम है और किसकी बीवी थी वो? मैम सुमन की बहन होती है जो शांता मैम, उसका चरित्र चित्रण के बारे में मैम आया था क्वेश्चन। अच्छा, इसी में ही है वो पात्र? मैम वो सुमन है ना जो सेवा सदन में, उनका मैम उसकी बहन होती है मैम। मैंने कहा तुम बता देगा। सुमन, हाँ, सेवा सदन की सुमन जो है वो वास्तविक रूप से पूरी उपन्यास की नायिका है, और नायिका ऐसा स्त्रीत्व व्यक्तित्व है जो एक तरह से कहो विद्रोही है, जो सारी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, तो इसका तुम्हें आएगा कि भाई वास्तविक रूप से वो सुंदर थी, जो सुंदरता का वर्णन कर सकते हो। ठीक है, चरित्र चित्रण में वो उसका, और ये बता सकते हो आत्मस्वाभिमानी थी और स्वच्छंद थी, वो आजाद रहना चाहती थी, है ना, वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको अपने अनुसार चलाए। संघर्ष का मार्ग पसंद था। वास्तविक रूप से वो कोई भी अगर उसके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वो संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहती थी, तत्पर रहती थी, संघर्षात्मक थी। स्वाभिमान के रक्षा के लिए तो वो लड़ी ही थी। और क्या ऐसे पॉइंट बना सकते हो। और बताती हूँ, मेरे को दिमाग में आएगा, जैसे सत्य परख थी, सत्य हमेशा बोलती थी, सत्यवाची थी। और क्या लगता है तुम्हें, और भी कुछ होगा? ऐसे ही पॉइंट बनाने हैं, देख रही हूँ मैं कुछ और कौन आ गया, एक सेकेंड। तो और बहुत सारे दे रखे हैं।
मैम ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रेमचंद के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए। मूल रूप से इसी तरीके से आपको इसके बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे, और मैं कहूंगी बनाने से और उसको एक्सप्लेन करने से भी पर्याप्त नहीं होगा। जितना पर्याप्त फिर आप उसके डायलॉग्स चुन के निकालोगे ना कि कहाँ वो मुझे, अगर मैं बोल रही हूँ वो स्वाभिमानी नजर आ रही है तो कहाँ पर वो स्वाभिमानी नजर आ रही है, वो पॉइंट भी निकालो ना मैम। तो ज्यादा ठीक है मैम। मैम एक ना जैसे प्रेमचंद की उपन्यास के बारे में आ सकता है मैम, जैसे उसकी विशेषताएं आ गई तो उसमें मैम उसके टाइप से ले सकते हैं मैम प्रेमचंद की उपन्यास नहीं विशेषताएं। से कुछ नहीं आएगा, जो आएगा वो यहीं से ही आएगा। मतलब ऐसा प्रेमचंद को फोकस नहीं किया जाएगा, है ना। प्रेमचंद का तो सारा उपन्यास है तो उन्हीं की कहानियों को, और जब भी मैं आपको पहले दिन भी बताया है कि प्रेमचंद की कहाँ से आ गया कि कौन कौन सी कहानी लगी हुई आपको। जैसे मान लो करबला नाटक है, सेवा सदन के बारे में कोई, जैसे अभी तुमने ही प्रश्न पूछा कि सेवा सदन की मुख्य पात्र सुमन का चरित्र चित्रण बताइए, ठीक है, ये प्रश्न आ गया। कम से कम 12-15 नंबर का प्रश्न आएगा। वास्तविक रूप से शुरुआत कैसे करोगे, पहले बताओगे कि प्रेमचंद कौन, प्रेमचंद से जुड़ा है सेवा सदन क्योंकि प्रेमचंद ने लिखा, तो प्रेमचंद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तैयार रखो, वो लिखो। फिर सेवा सदन के बारे में बताओ कि सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा, ये उनकी प्रेमचंद उनकी उपन्यासों की श्रेणी में कौन से नंबर पर आता है, कब लिखा गया, इसका मूल कथ्य क्या है, ये दो ऐसा या उद्देश्य क्या है, बस। फिर आप लिखोगे सेवा सदन में का कथानक क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बताना है कि वो सुमन कैरेक्टर कहाँ पर है, ठीक है। तो एक छोटा सा पैराग्राफ उसे कथानक से संबंधित बताओगे। फिर चौथे नंबर पर आप सुमन के कैरेक्टर पर आओगे। जैसे सेवा सदन में बताओगे कि सेवा सदन उपन्यास में सुमन एक मूल पात्र के रूप में है, स्त्री पात्र के रूप में है। वो एक विद्रोही और स्वाभिमानी लड़की है, बड़े लाड़ पाल में पली हुई है, समाज की रूढ़ियों के खिलाफ हमेशा संघर्ष करती है, आवाज उठाती है। उसका चरित्र बड़ा दृढ़ संकल्पी है, विद्रोही है ना। वो कथा साहित्य, हिंदी कथा साहित्य में एक अपनी अलग पहचान दिलाती है, ऐसा उसका चरित्र है। उसके चरित्रों में बता सकते हो कि जैसे मैंने बताया स्वाभिमानी है, विद्रोही है, दृढ़ संकल्पी है, सामाजिक समस्याओं के प्रति सचेत रहती है, उनका विरोध करती रहती है समय समय पर, और आर्थिक सामाजिक समस्याओं का अनुभव है क्योंकि वो उसने महसूस किया है वास्तविक रूप से अपने जीवन में। तो इस तरीके से फिर आप उनकी पॉइंट बनाकर उसके बारे में बताओ। उत्तर लिखने का यही सटीक तरीका है। सबसे पहले कोई भी रचना हो उसके कवि का इंट्रोडक्शन दो। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पर समझने वाली एक ये बात है, यहाँ पर समझने वाली एक ये बात है, प्रेमचंद का ही तो क्या है, पूरा पेपर है, सारे प्रश्न प्रेमचंद से ही संबंधित हैं, समझे। अब प्रेमचंद को बार बार हर प्रश्न में कैसे रिपीट करें, तो यहाँ भी समझने वाली बात, प्रेमचंद को बताने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो उसको आपको दिमाग में एक ऐसी उनकी सारी बातें रखनी है, कौन सी दो बातें में किससे संबंधित है। जैसे मान लो जिस सेवा सदन से संबंधित है तो प्रेमचंद की उस विचारधारा को लेकर आपने इंट्रोडक्शन बनाना है जो सेवा सदन में नजर आती है। फिर जो अगर आप करबला की बात कर रहे हो तो उसमें उस विचारधारा उससे संबंधित उदाहरण भी दे सकते हो। ये 2 या 3 पंक्ति का ही होगा। उसके बाद फिर रचना का बारे में बताओगे, फिर रचना से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है, जिस व्यक्तित्व का, जिस तथ्य का, या कहो कि तथ्य ये कहानी के या उपन्यास के नाटकों की समीक्षा पूछी गई है, मूल संवेदना पूछी गई है, तात्विक समीक्षा पूछी गई है, तत्वों की समीक्षा पूछी गई है, कथानक का सार पूछा गया है, फिर उस तरीके से आप उत्तर लिखो। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना सभी बच्चे? पेपर को बिना ऐसे लाइटली लेना, उसको लिखने का एक तरीका होता है और उस तरीके को फॉलो करते हुए उत्तर लिखते हैं। और वो जमाना गया कि अब आप ऊपर से लेकर नीचे तक कहानी की तरह अपने उत्तर को फैलावटी रूप में लिख रहे हो, एक ऐसे के रूप में लिख रहे हो, नहीं। अपने हर एक बात के लिए आप पॉइंट क्रिएट करो, पॉइंट बताओ, तत्वों की समीक्षा के पॉइंट है, मूल संवेदना के पॉइंट है, चरित्र चित्रण के पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति का चरित्र चित्रण उसके पॉइंट निकालो कि वो स्वभावमयी थी, अभिमानी थी, जैसे भी हो आप उसे कैरेक्टर को करके उसके पॉइंट क्रिएट करो। अब मान लो कथानक का सार आ गया,
कई बच्चे पूछते हैं मैम कथानक के सार में तो हम सार लिखेंगे, नहीं, उसमें भी आप पॉइंट बनाओगे। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप उसको आगे करिए। जैसे पूस की रात है, अब पूस की रात कहानी का कथानक बताइए, कथा सार बताइए, तो आप बता सकते हो कि पूस की रात में जो हल्कू था वो हल्कू गरीबी का वर्णन, पहला पॉइंट होगा। तो आप उसमें पहले जो कहानी शुरू होती है उसका वर्णन करोगे। तो हल्कू का अपने निजी आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाना, उसका मूल कारण उसमें बताओगे। क्या कारण था कि उसकी फसल वास्तविक रूप से करों का दबाव और फसल का समय पर रखवाली ना करना पाना, उसके लिए अब रखवाली करने के लिए तो एक उपकरण चाहिए, वो उनकी भी पूर्ति ना कर पाना। फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, पूस की रात में खेतों की रक्षा करना, चौथा पॉइंट बना दिया, तीसरा पॉइंट बना दिया। फिर पूस की रात में वो पूस की रात में हल्कू और जबरा की स्थिति का बदहाल हो जाना और अंततः खेत का लुट जाना। ठीक है, ये आपने इसके 5 पॉइंट बना दिए। इस तरह कहानी चली है, कहानी के ऐसे ही हर एक क्षेत्र में हर एक किसी भी कहानी हो, उपन्यास हो, उसकी कहानी को इस प्रकार से पॉइंटों में बांध, 10 पॉइंट बने, 15 पॉइंट बने, कोई बात। पर कहानी में बांधने से क्या होता है, आपको मूल रूप से पता चलता है कि कहानी किस प्रकार आगे बढ़ी और मुझे अब क्या क्या बताना है। और हो सके तो कभी किसी ना किसी का डायलॉग अगर आपको याद हो, वैसे भी मैं आपको बता ही रही हूँ पेपर में गद्यांश तो आएंगे ही, तो उन गद्यांशों का भी इस्तेमाल करना सीखो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, गद्यांश आए, उनमें से कोई डायलॉग आ गया उस गद्यांश में किसी भी व्यक्ति का जिससे संबंधित आप उत्तर लिख रहे हो, तो उसमें से भी आप उठाकर उसको लिख सकते। प्रश्न पत्र को भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसकी वास्तविकता इसी में ही है कि आप उससे संबंधित पंक्ति हो या कोई गद्य की पंक्ति हो, उसको उठाएं और उस संबंधित व्यक्ति के साथ जोड़कर प्रस्तुत करें। समझे हो मेरी बात? कविता समझे कि नहीं समझे? यस मैम। इसी तरीके से उत्तर लिखना है। और अगर कोई कह रहा था ना कि इसकी चरित्र चित्रण सुमन का विकास, तो देखो मैंने 2-3 लिखने का प्रयास किया है। आप इसको लिख सकते हो कि सेवातान उपन्यास में जो नायिका है सुमन, मेन नायिका सुमन ही है, उसके चरित्र चित्रण के लिए जो पॉइंट है तो आप ये बता सकते हो कि वो अनुपम सौंदर्य की धनी थी। ठीक है, सुंदर तो थी मैम सेवा सदन के जो उपन्यास है और बुक के पीछे 2-3 पेज में दे रखा है शॉर्ट फॉर्म में, आप उसमें भी देख सकते हो। पर मैंने देखा है कि एक तो अनुपम सौंदर्य की धनी थी, विलासिता के जो प्रति उसकी अद्भुत ललक थी, आप देखोगे क्योंकि जब वो अपने उससे बोलती है, 1 मिनट, ठीक है मैम, जैसे हल्कू में समस्या का उजागर गया गरीबी के बारे में और उसकी जो हताश, मैम ऐसे इसमें सेवा सदन में मैम कैसे प्रकाश डालेंगे? 1 सेकंड, जैसे नारी के प्रति विद्रोह हो गया मैम, एक तो ये पॉइंट डाल देंगे। ये नारी का ही उपन्यास है, नारी की समस्याओं का उजागर कर रहा है बार बार। देखा है ना तुमने इसको सेवा सदन में? जी मैम। देखा नहीं है कि तुमने इसे पढ़ा नहीं है क्या? हाँ, तो मूल रूप से वो तो है ही कि वो नारी के समस्याओं का ही समाधान कर रहा है। अगर उसके देखे जाए उसके आधार को, तो उसका आधार ही यही है कि वो सुमन की जैसी स्त्री के माध्यम से, एक विद्रोही स्त्री के माध्यम से स्त्री की समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, और वो सुमन ही है। और पूरा जो व्यवस्था उसने वहाँ प्रस्तुत करी है सेवा सदन में, परिवेश के द्वारा, डायलॉग्स के द्वारा, तो मूल रूप से ये ज्यादा मुझे सटीक लगती है बातें। इससे ज्यादा तो इसके लिए अगर मुझे याद नहीं है ना उसका, तो इसीलिए मैं उसको पॉइंटों में नहीं बांध रही। हल्कू अभी पढ़ाया था तो मैंने उसे पॉइंट में बांध दिया। जैसे आप उसमें बता सकते हो कि भारतीय स्त्री के जीवन की संघर्ष का प्रदर्शन, तो आप उसमें बता सकते हो कि शुरुआत कैसे की। मैम एक बता सकते हो कि मैम एक छोटा सा प्रश्न है मैम, इसमें जो हम हल्कू वाले में है मैम, इसका जो ये प्रश्न रहता है ना मैम, खेत के जलने के बाद, मैम इसकी प्रसन्नता का मैम क्या क्या कारण हो सकते हैं मैम, थोड़ा सा इसमें बता दीजिए मैम। प्रसन्नता के? हाँ जी मैम, मैम ये जो खुश हो रहा था, इसके खुश होने के कारण में मैम क्या क्या लिख सकते हैं मैम, थोड़े शीर्षक अनुसार?
हल्कू पे खुश होने का। हाँ जी मैम। विकास, हाँ हल्कू जी पे मैम। खुश होने का कह हाँ रहे जी हो। मैम, जैसे खेत नष्ट हो जाने के बावजूद भी वो प्रसन्न होने के उसके कारण आए थे मैम पिछली बारी मैम उसमें। हाँ, तो प्रसन्न होने के कारण तो ये वो सब चीज तो उसकी दिखावटी है, वास्तविकता से वो परिचित था, पर वो अपनी पत्नी को इससे भ्रम में डालना चाहता था कि कुछ नहीं होता है, हम ये काम कर लेंगे आसानी से। पर वास्तविक रूप से उसके मन में कहीं ना कहीं ये घर कर गई थी बातें कि वो पता नहीं ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पूस की रात वाकई ही बहुत ठंडी होती है। बिना कंबल के एक खुली जगह में रहना उनके लिए एक आपदा को निमंत्रण देने के बराबर था। और वास्तविकता वही हुआ भी। वो कुछ क्षण भी नहीं लेट पाए, इधर से उधर भटकते रहे। फिर वो कुछ कहीं कोई आग का टुकड़ा देखा, वो जली, फिर वो बुझी। वास्तविक रूप से वो सारी रात नहीं सो पाए और उसका नतीजा क्या हुआ, वो इतने थक गए, इतने निर्बल हो गए, इतने शारीरिक रूप से उनमें जान नहीं रही कि जब उन्होंने देखा कि हमारी खेत पर पशुओं ने हमला बोल दिया है, तो वो उठकर वो उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था वास्तविक रूप से कि वो उनको हटा सके, मतलब किसी भी प्रकार से बीजिकू के बाद से या डंडे की सहायता से, पर क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं बचा था। तो उसकी प्रसन्नता तो सिर्फ दिखावटी थी, मूल रूप से अपनी पत्नी को इस सानिध्य में लेने के लिए कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं, हम जो कार्य करने जा रहे हैं, वो वास्तविक रूप से बहुत आसान है और उसे किया जा सकता है। ठीक है। हाँ जी मैम। मैम इसमें ये भी ले सकते हैं कि उसको अब बार बार खेत में जाना नहीं पड़ेगा, रात में जो पूस की रात है उसमें उसको सुकड़ना नहीं पड़ेगा, उसको कंबल नहीं है इस करके। वो बात तो जब हुई थी जब वो पैसे जो कर्ज वाला आता है लेने, और उसकी बीवी ने पैसे जो बचाए होते हैं और वो कहती है कि नहीं तुम इसे अभी भी कह दो कि मैं फिर कभी दूंगा, तो वो जब उसको गुस्सा करने लगता है, कहता है इससे तो तुम्हारा कंबल खरीदना है क्योंकि पूस की रातों में तुम्हें कंबल की जरूरत पड़ेगी। तो वो उसे कहता है छोड़ो इसको दे दो, वो कंबल फिर कभी खरीदा जाएगा। तो कहती कैसे खरीदा जाएगा, क्योंकि वास्तविक रूप से तो उसके बिना तो तुम नहीं रोक सके। तो उसने कहा नहीं, अभी इन हाड़ों में बहुत जान है और पूस की रात क्या है, वो हम ऐसी कई रातें बिता देंगे। तब वो उसके पैसे दे देता है। तो वास्तविक रूप से मुझे नहीं लगता कि वहां पर प्रसन्नता, जैसे वो सब दिखावटी था, उसका कोई मायने। तो ऐसे आप कहानी के मुद्दों को पॉइंट के फॉर्म में डालकर अपनी बात को बेहतर तरीके से कंपैरेटिवली एक पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह से बता सकते। ठीक है। कल कौन सी क्लास लेना चाहूं उसके बारे में बताओ। इसी को कंटिन्यू करूं या कोई दूसरा, वो तुम्हारा क्या रह गया, छायावाद? कविता किसको लूं? मैम छायावाद। विकास, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिला? हाँ जी मैम, मैम बिल्कुल, थैंक यू मैम। मैम एक कन्नड़ भक्ति और तमिल भक्ति वाला मैम पढ़ा सकते हो आप मैम, जिसमें वो कन्नड़ भक्ति मुझे किसी बच्चे ने मैसेज भी करा था, शायद तुम क्या वो मैम जी। हाँ जी, मैंने इम्पोर्टेंट टिप के लिए भी देता हूँ। हाँ जी, 2-4 बच्चे हैं और मैं इसकी कोशिश करूंगी कि कहीं से अगर उपलब्ध हो जाए तो एटलीस्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेन अच्छा कर सकती हूँ साधारण भाषा में, ताकि क्योंकि अभी एक सब पढ़ाना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक कंटेंट भी अवेलेबल हो कि मैं उसको आपको बहुत सरल कर दूं तो आपको आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो या तो आप मुझे कुछ भेजो उससे संबंधित जो आपका इग्नू से ही मिला हुआ हो, तो मैं उसको बहुत सरल कर सकती हूँ, इतना काम कर सकती हूँ। पर अभी आप कहोगे मुझे पूरा डीप में पढ़ा दो तो वो 1-2 दिन में नहीं हो पाएगा। मैम इम्पोर्टेंट ही कर दीजिए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे मैम जी उसको। जो पीडीएफ जो तुम्हारे पास है ना वो भेज दो, मैं उससे बहुत सरल करके जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा मैं वही बताऊंगी मैम। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना मैम सारे, मैम उसको मैंने आपको पीडीएफ में दिए हुए ज्वाइनिंग करके सारे कंकैटिनेट कर दिए मैम, उसको ना आप टिक कर दीजिएगा। एक बार भी मैसेज करना, अगर तुम्हारा कोई मैसेज आया होगा तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है मैम जी, ठीक है, मैं दोबारा सेंड करूँगा। हाँ, मैं फिर कल, अभी आप और पढ़ते रहो, जो आपको लगे अपने प्रश्नों के उत्तर मुझसे पूछ लो। कल मैं फिर क्लास लूंगी और मैं मंडे, कल तो कल भी लूंगी और मंडे भी लूंगी। ठीक है, मंडे भी तुम्हारी क्लास लूंगी। तो इस तरीके से मेरे को लगता है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है मूल रूप से, और अब पढ़ना बाकी है, अपने उत्तरों को लिखना बाकी है। जब तक लिखोगे नहीं, उसकी जो प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक पेपरों में नहीं लिख पाओगे। और अभी मैंने सुनने में आया कि तुम्हारे 2 जून से जो पेपर थे वो 12 जून से पोस्टपोन हो गए। यस मैम।
ये तो बहुत Yes, अच्छी ma'am. बात है कि तुम 10 दिन मिल गए हैं, तो अपनी जो तैयारी को और भी सच तरीके से करो ताकि तुम फिर अपने अच्छे अच्छे पेपर दे सको। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अगली कक्षा में मिलूंगी। बाय। ओके मैम। मैम 142 के सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं वो तो बहुत कम है, तो उनकी क्लास मैम बहुत कम बच्चे हैं, मुश्किल से 4-5 आ पाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हमारा ही ले लीजिए उनका। नहीं, ठीक है। वो बच्चे अगर तुम्हारी क्लास में भी आते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय काव्य धारा भी छायावाद तो कवर करता ही है, उसमें भी छायावाद है, उसमें भी वही सारी बातें हैं, पर मूल रूप से जो तुम्हारे से जुड़ेगी वही करवाऊंगी। फिर मैं 142 नहीं लेती हूँ, फिर कल मैं छायावादी दूंगी। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके बच्चों। थैंक यू मैम जी। ओके विकास।